जो एतराज़ात दुआ ज़हरा के वालिदैन ने उठाए हैं सिंध हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से, पहले तो ये बताइए आप इस फैसले को कैसा देखते हैं और जो उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मुर्तजा, मैं ये समझता हूं कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टू ऑनवर्ड जो कोर्ट की क्रिएशन और एस्टेब्लिशमेंट का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वो ये कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस होनी चाहिए और इंश्योरेंस ऑफ जस्टिस फ्रॉम ऑल एंड्स, और जितनी भी पार्टीज हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ उनको मुकम्मल रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि उनको सुना जाए। और हमेशा हमारे लॉ के अंदर एक एक कोटेशन बोली जाती है, एक मैक्सिम बोला जाता है, ओडी अल्टरम पार्टम दैट नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड, के किसी को सुने बगैर किसी के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। इट मींस के फेयर अपॉर्चुनिटी कोर्ट ऑफ लॉ में जरूर दी जाए, और अगर किसी का कोई ऐसी ग्रीवेंस है कि मेरी स्टेटमेंट दोबारा रिकॉर्ड कर लीजिए, स्पेशली कोई इस तरह के सेंसिटिव केस हैं जिसमें सेसेशन है, पूरी कौम नजरे जमाए बैठे हैं, हमारी बहनों हमारी बेटियों का मसला है, तो मैं ये समझता हूँ कि एक सिंबॉलिक केस था। मुझे आज भी मैं हाई कोर्ट में पेश हुआ तो जब हमारी एक क्रिमिनल पिटीशन थी 491 की, तो उसमें हम अपील में थे 199 में, तो वहां पे भी मैंने कुछ 7-8 इस तरह के केसेस देखे दवाजहरा की तरह के। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ऑर्डिनरी रूटीन का इस तरह के केसेस हिस्सा बन चुके हैं। ये सिंबॉलिक केस जिसको मीडिया ने हाइप दी, लाइमलाइट में लाए, इसकी वजह से जितने भी पाकिस्तानी माशरे में इस तरह के केसेस हैं, कम उम्र बच्चियों की शादियां जो अपने घरों की दीवारों को फैलाती है, चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल करती है, और उनकी एजिस भी कम है। और फिर जिस तरह एक इम्पैक्ट ये दिया जा रहा था, ये माफिया, ये तासुर, ये इम्पैक्ट तो आज डिस्पेल कर दिया गया किसी हद तक दुआ ज़ारा की तरफ से। जो इतराज इस केस के अंदर स्पेसिफिकली सिंध हाई कोर्ट के अंदर ऑब्जेक्शन थे या ग्रीवनेस थी दुआ ज़ारा के वालिदैन की, वो ये थी कि हमें एक तो प्रॉपर सुना नहीं गया, बच्ची की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाई गई। सेकेंडली एंड मोर इंपॉर्टेंटली देयर वाज सेवरल डॉक्यूमेंट्स जो कि हमारे फेडरल इंस्टीट्यूशंस के थे, जो नादरा के थे, जो पासपोर्ट था, जो ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो तमाम एविडेंसेस जो थे, these documents are very pertinent, very evident before the court of law, जो कि इन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे हमारे सैकड़ों केसेस डेली बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं। जब भी डेक्लेरेशन का सूट फाइल किया जाता है, मैं ये चीज समझने से कासिम, बिफोर बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, इट इज वेरी बिविल्डरिंग, बैफलिंग थिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि अगर 5-7 मिनट और दे दिए जाए। मैं उस दिन भी आपसे बात कर रहा था कि हमारे लॉ के अंदर जो एक सेंस प्रिवेल की जाती है एक मॉडरेट जस्टिस सिस्टम की, वो ये कहता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एट द सेम टाइम जस्टिस हरिड इज जस्टिस वर्ड। ना इंसाफ करने में इतनी जल्दबाजी कर दी जाए कि इंसाफ का गला घोंट दिया जाए, ना इतनी तहीर कर दी जाए कि ना इंसाफी के मुतरादी बन जाए। तो मैं ये समझता हूं कि ना इतनी आप स्पीडीली, एक्टिवली, विजिलेंटली देखें कि आप दूसरे एस्पेक्ट्स को जो है वो इग्नोर कर दें, आप उसको नेगेट कर दें। क्योंकि मैं ये समझता हूं जो हमारे लॉ का सेंस है, हमारे लॉ की स्पिरिट है, वो ये कहती है कि पर्सन कैन लाई बट डॉक्यूमेंट कैन नॉट लाई। एक पर्सन की जो ओपिनियन है उसकी निस्बत जो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एक नादरा का एविडेंस है, हमारा पासपोर्ट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में। चूंकि जो हमारे लॉ कानून शाद ऑर्डर 1984 के द सेंस है वो यही कहती है, तो लिहाजा जो डॉक्टर का ओपिनियन था वो किसी सूरत भी परवेज नहीं कर सकता था ओवर दी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सेकेंडली एंड मोर इंपॉर्टेंटली मुर्तजा साहब, जो आपने बात की अपने क्वेश्चन के अंदर कि अगर एक शख्स ने जो मेडिकल रिपोर्ट जो दी उसके अगेंस्ट बिल्कुल हाई कोर्ट के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि मेडिकल बोर्ड तश्कील देते और एक ऐसा केस जिस पर लाओ, लश्कर, बैनर्स, एनजीओ, हमारी मीडिया, हमारे हकूक के निस्वा के तहफुज के ठेकेदार, दावेदार, अलमबरदार सब लोग बैठे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमने नेशनली इंटरनेशनली कोर्ट्स का भी तो पॉजिटिव चेहरा पोर्ट्रेट करना है कि 138वें नंबर पे, 130वें नंबर पे हमारी जुडिशरी स्टैंड करती है, हमारा निजाम अदल स्टैंड करता है। तो हमने इस स्टिग्मा को भी तो डिस्पेल करना है, और इस स्टिग्मा को तब तक आप डिस्पेल या स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते जब तक आप नेशनली, इंटरनेशनली और सोशल मीडिया पे स्पेसिफिकली आपके फैसले ना बोलें कि हमने तमाम पैरामीटर से, तमाम क्राइटेरिया से हमने इंसाफ की तरवीज के लिए, इंश्योरेंस ऑफ जस्टिस के लिए काम किया। तो मैं ही समझता हूं ये 2 पॉइंट्स थे जिसपे इतराज उठाए गए। जो आपने कहा कि अपील में जाने का फैसला किया है, 1843 की जुडिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आपने उस दिन इस पे बात भी की कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो सो मोटो एक्शन ले सकती है। आई डू एग्री विद दिस ओपिनियन कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर सो मोटो एक्शन ले लेती तो जो आज मैंने केसेस देखे, जो गुज़िश्ता रोज हम हाई कोर्ट्स के अंदर इस तरह के केसेस, इस तरह की पिटिशंस देखते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट थी, जो नजीर थी, वो पाकिस्तान के तमाम वालिदैन के लिए दाद रसी का काम करती।
उनके जख्मों पे मैं समझता हूं किसी ना किसी सूरत मरहम रखने के काम आती। तो लिहाजा ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 184(3) की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगी, अगर इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स आ जाते हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादियों के हवाले से वालिदैन, कोई शख्स, उनके बहन भाई, कोई भी सहूलतकार, फैसिलिटेटर, पार्टिसिपेटर बनता है, तो हमारे कानून में जो 3 साल की ठीक। सजा है उसको वो सजा दिलवाई जाएगी। अच्छा, और कम उम्र बच्ची जो है आगे बढ़ते हैं। उसका वली, उसका फादर है, उसके बगैर उसका निकाह नहीं हो सकता।